नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी पार्टियां अपना वोट बैंक साधने में जुट गई है। बीजेपी एक बार फिर से अपने पुराने एजेंडे पर खड़ी दिख रही है। एक तरफ तो वो विकास की बात कर रही है, लेकिन एक बार फिर से अपने हिंदुत्व वाला दांव खेल दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हिंदुत्व की पिच पर उतरने की तैयारी कर ली है और जिसके संकेत पहले सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिए थे और अब खुद कप्तान यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में एक नया नारा दिया। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, इसको आप खुद सुन लीजिए। इस पर कैसे सियासत हो रही है, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मथुरा कैसे छूट जाएगा। काशी अयोध्या में काम हो रहा है तो मथुरा कैसे छूट जाएगा। इसके पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो ट्वीट किया था वो, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। हैशटैग जय श्री राम जय शिव शंभू के बाद अब उन्होंने एक नए हैशटैग की बात कही है कि अब जय श्री राम और जय शिव शंभू के बाद जय श्री राधे कृष्ण का हैशटैग लगाया जाए। यानी एक बार फिर से बीजेपी का फोकस अब मथुरा पर हो गया है। लगातार विकास की बात बीजेपी कर रही है, हर दिन कुछ न कुछ लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो उसका फेवरेट टॉपिक है यानी हिंदुत्व का मामला, उस पर एक बार फिर से वो चुनाव में जाते हुए दिख रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या राम के भरोसे चलने वाली बीजेपी अब इस बार भगवान श्री कृष्ण उसका बेड़ा पार लगाएंगे। और इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आप सबसे पहले करवा देते हैं। और शुभेंदु अवस्थी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश आर्या जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अयोध्या, काशी और मथुरा, ये जो धार्मिक चेन है, इसको लेकर अब बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब मथुरा की बारी है। मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने भी यही बयान दिया था कि अब मथुरा की बारी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और मथुरा से चुनाव लड़े। तो अब वही सवाल है कि क्या अब की बार भगवान श्री कृष्ण लगाएंगे बेड़ा पार। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शुभेंदु अवस्थी जी आपके पास आएंगे। एक विकास की रूपरेखा, एक खाका आप लोग खींच रहे थे, कहीं एक्सप्रेसवे बन रहा था, कहीं एम्स बन रहा था, लेकिन लगता है कि आप लोग अपने पुराने हिंदुत्व के एजेंडे का प्यार छोड़ नहीं पा रहे। एक बार फिर से मथुरा की बारी है। सब प्यार है जो छूट जाएगा। जो 1991 में हमने अपने पहले मैनिफेस्टो में कहा है कि राम कृष्ण और की जो नगरी है उसको हम छुड़ाएंगे और उसको फिर काशी को भी बनाएंगे। तो हमारा तो जिस दिन से पहले दिन का 1925 में संघ के निर्माण में, 1952 में जनसंघ के निर्माण में, 1980 के समय पर जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तब भी हमने यही कहा कि राम कृष्ण और हमारा जो काशी का जो मंदिर है इसको भव्यता से बनाएंगे और जिन लोगों ने इसको कब्जा कर रखा है उसको हम अलग करेंगे। यहां पर ये कहीं नहीं है कि हम विकास कार्य नहीं करेंगे, ये हमारे आस्था का विकास है, विकास भी करेंगे और आस्था के जो वादे किए हैं उसको भी पूरा करेंगे। तो ये माना जाए कि विकास के साथ साथ आस्था का कॉकटेल लेकर आप 2022 के जंग में उतरने वाले हैं। अब आप कॉकटेल कहो, ये हमारी आत्मा ही है ये। हाँ। आपको जो कहना है वो आप कहिए। हम तो यही कहते हैं कि हमारी आत्मा में भगवान बसे हुए हैं। हाँ। और हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। अयोध्या का दिखाया है, काशी का देख चुके हैं। आपको लग नहीं रहा है क्या कि विकास की जो बात आप करते थे, क्योंकि आप 2014-2019 का चुनाव था, आपने विकास के मुद्दे पर लड़ा था, 17 का भी विकास के मुद्दे पर लड़ा था, क्या आपको विकास पर भरोसा नहीं है क्या?
नहीं, विकास पे पूरा भरोसा है, विकास करके दिखाया है और उत्तर प्रदेश की जनता, एक एक जनता जानती है कि हमने कितना विकास किया है। परंतु विकास के नाम पर हम अपनी आस्थाओं को नहीं भूलेंगे। हमने अपनी आस्थाएं भी रखी है और साथ में विकास को भी भारत में सबसे गति से आगे लेके गए हैं। ठीक है, ठीक है, ये रहा बीजेपी का पक्ष। महेश जी आपके पास आएंगे। भाई देखिए, डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया था, जो ट्वीट किया था कि भाई हैशटैग जय श्री राधे कृष्ण करिए और मथुरा की बारी है। आपके एक सांसद कहते हैं कि भाई हम 40 करोड़ हैं, हमको हल्के मत लो, हम भी देख लेंगे। भाई वो कह रहे हैं कि भाई विकास के साथ साथ हम अपने जो हमारा आस्था का विषय है उसको हम लेके साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में अब आपके सांसद महोदय कह रहे हैं कि भाई हम 40 करोड़, हमको हल्के मत लो। मतलब राजनीति, आप बीजेपी की ट्रैप में फंस रहे हैं क्या? कौन से सांसद? ये आपके सांसद हैं, बर्क साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमको हल्के मत लीजिए, हमारी 40 करोड़ की हमारी आबादी है, तो हमको आप हल्के में लेने की कोशिश मत करिए। देखिए, बात इस बात की नहीं है कि किसी ने क्या कहा। बात इस बात का है कि जो पार्टी केंद्र में और राज्य में, कई राज्यों में सत्तासीन पार्टी है और वो जो कहकर के आए थे उनके पास को बहुत बड़ा विजन है। लेकिन मैं समझता हूँ इन चीजों से जो धर्म का मामला उठा करके उनकी भगवान के उसमें आड़ में जाकर के राजनीति करते हैं और पूरे देश को बहकाने की कोशिश करते हैं और जाकर के अस्थिरता के माहौल में पैदा करते हैं, तो निश्चित रूप से इनको न संविधान में विश्वास है, न कानून में विश्वास है। नंबर 1 आस्था की बात करते हैं तो आस्था के ठेकेदार यही नहीं है। हम और हमारी पार्टी के लोग भी हिंदू हैं, हिंदू में विश्वास करते हैं, देवी देवताओं में भरोसा करते हैं, लेकिन देश की सामाजिक समरसता में भी, भाईचारे में भी हम लोग भरोसा करते हैं। इसलिए इस उन्माद में भारतीय जनता पार्टी जो करके और वोटों की राजनीति करती है, वोटों की फसल काटने की कोशिश करती है, भावनाएं भड़का करके भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करती है, इसके हम लोग खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं सामाजिक समरसता कायम रहे और इस तरीके से जो इन्होंने किया हो 5 साल में या 7 साढ़े 7 साल में लीवर किया हो, बताएं। पूरे देश की जो बनी हुई पूंजी थी, जो हमारी जो संस्थाएं थी, उनको सबको बेच करके और खत्म कर दे रहे हैं और उसके बाद भी कर रहे हैं विकास। जिस मथुरा काशी की बात कर रहे हैं, मथुरा में एक लंबे समय से जमुना के प्रदूषण के बहुत लंबे अरसे समस्या बनी रही है। हेमा मालिनी ने आज तक उसके ऊपर कभी कोई बयान नहीं दिया। हेमा मालिनी ने उसके लिए कोई फंड अलाउट नहीं किया। वहाँ के काफी संख्या में लोग जो है धर्म शंकराचार्य जो मंदिर वृंदावन बना हुआ है, बहुत लंबे अरसे से संघर्षरत है। कितनी यात्रा निकाली थी उस समय कांग्रेस सरकार थी, उसके लेकर के इन्होंने वादा किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो गंगा यमुना को भी हम वो करेंगे, निर्मल करेंगे। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, विकास का कोई काम नहीं किया है। तो इस तरीके से और किसानों के लिए बोले कि डबल आमदनी करेंगे, पूरा किसान पहले इसी का जवाब ले लेते हैं सर। यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई? प्रेम की शुभेंदु जी, मथुरा की बात आ रहे हैं, ये पॉइंट उठाया सर आपने, महेश जी आपने अच्छा पॉइंट उठाया, जवाब ले लेते हैं। अब शुभेंदु जी, मथुरा की बात आप लोग कर रहे हैं, मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसको क्षेत्र आपने घोषित कर दिया है कि भाई ये तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन यमुना जी मैली हो रही हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपने वादा किया था कि हम यमुना जी को निर्मल करेंगे। क्या रहा आपका? शायद इनको मालूम नहीं है हाँ। कि अभी पीछे ही 3,586 करोड़ रुपए दिल्ली के और दिल्ली के आसपास के जितने नाले हैं उसको भारत सरकार ने दिया है और उसको भी वैसे ही डेवलप किया जा रहा है जैसे गंगा को हमने डेवलप किया है। जगह जगह पर गंगा का जैसे पानी निकालकर आप आचमन कर सकते हैं, ऐसे यमुना का भी करेंगे। ये हमने अपने 5 सालों में करके दिखाया गंगा का, और यमुना का भी बजट पास हो गया, पैसे दे दिए गए और उसके एसटीपी प्लांट्स के ऑर्डर्स भी हो गए। तो आपको जानकारी नहीं है तो आप ले लीजिए। दूसरी चीज, आपने जो ये बात कही, मैं उसका भी 1 मिनट में जवाब दे देता हूँ। आप जब विकास की बात करोगे तो मैं विकास की बात करने के लिए तैयार हूं। आज जो आस्था का विषय है, आप बताइए मेरे को सीधा हाँ या ना में, कि जहां पर भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जो यदुवंशी हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो यदुवंशी हैं, उनके मंदिर बनाने के पक्ष में आप हैं या नहीं है? खाली हाँ ना में जवाब दीजिएगा, बोले महेश जी, मत करिएगा। महेश जी बोलिए। देखिए, इनको ये अपना ज्ञान वर्धन करके आए। मथुरा नगरी हमेशा प्रेम की नगरी, नफरत की नगरी में उसको नहीं झोंका जा सकता। हाँ। मंदिर है, बरकरार है, तो वहाँ मंदिर बनना चाहिए। अर्चना करते, आस्था करते हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर राजस्थान जैसे महान कवि रहे हैं, इन्होंने
पूरे भगवान राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाया, पूरे आप दुनिया खाली को ये एक जवाब दे दो ना, एक लाइन का काम किया है। नहीं मथुरा शुभेंदु जी, मंदिर क्या बनना क्या चाहिए, वहां मंदिर अभी नहीं है? शुभेंदु जी, मथुरा में जन्मभूमि में मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है, क्या अभी आप वहां पूजा नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं, अभी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। शुभेंदु जी, महेश जी पूछ लेते हैं इनसे कि क्या अभी वहां मंदिर नहीं है, क्या आप वहां पूजा नहीं कर पाते हैं क्या? अरे मंदिर बना हुआ है, क्या जवाब देंगे? वो जी मंदिर नहीं बना पूछ हुआ लेता हूँ, है। राहुल भाई पूछ लेता हूँ। जी बोलिए शुभेंदु जी, क्या अभी आप पूजा नहीं कर पाते हैं क्या वहां पे? अंजनी जी, हाँ। जहां कृष्ण का जन्म हुआ, जिस कारागृह के अंदर, हाँ। वो आजकल ईदगाह बनाया हुआ है। हाँ। और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है हाँ। कि 1670 में औरंगजेब ने तोड़ के वहां पर क्या क्या जो वहां की बदलेंगे सर मूर्तियां- आप? ऐसे तो पूरे हैं? हिंदुस्तान में सुनिए, बहुत मेरी सारा बात कुछ सुनिए। तोड़फोड़ और हुआ है, जो- तो आप क्या क्या और बदलेंगे? बहुत कुछ बदलेंगे जो अभी जो आज तक अभी ऐसे अभी है, सब अभी वहां पर हम देख रहे हैं कि नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं और मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, तो नहीं, आप मैं आपको वहां पे बिल्कुल क्यों clear- धार्मिक भावनाएं भड़काना बिल्कुल चाहते हैं? क्लियर करके देखिए, यही विषय हाँ। अयोध्या में भी था कि बाबरी मस्जिद है कि मंदिर है। आज मंदिर भी बन रहा है और बाबरी मस्जिद भी 30 किलोमीटर दूर बन रही है, 30 कोस के बाद। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि हाँ। जो ये मंदिर है जिसकी बात कर रहे हैं राहुल लाल जी या महेश आर्या जी या आप, ये मंदिर 1952 में 1953 में डालमिया और बिरला जी ने बनवाया था बगल की जमीन को लेके, क्योंकि जहां पे कृष्ण पैदा हुए हैं वो आज भी कारागृह था और आज भी उसके ऊपर ईदगाह बनी हुई है। इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है और कोर्ट ने सर्वे का तो ऑर्डर आप दिया क्या है। करेंगे? उस ईदगाह को आप फिर गिरा देंगे क्या? कैसे आप क्या करेंगे? आप क्या देखिए, करना, जो भगवान आपका राम रोड का मैप क्या मंदिर है? गिराएंगे नहीं। क्या रोड मैप है देखिए, आपका? हमने रोड मैप ये है कि जो जगह भगवान कृष्ण की जो जन्म स्थली है, जहां पे कारागार में उनका जन्म हुआ है, उसको वापस भारतीय हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, कैसे? कृष्ण को दिया जाना कैसे चाहिए। करेंगे तो आप? कोर्ट से, जैसे हमने राम जन्मभूमि का कोर्ट से ऑर्डर लिया है, सुप्रीम हाँ। कोर्ट से, इसका भी ऑर्डर ठीक देंगे। है, वो कोर्ट में है, कोर्ट से सुलझेगा मामला। राहुल लाल जी अब आपके पास आते हैं, राहुल लाल जी आपके पास आते हैं। जी महेश जी बोलिए, फिर राहुल जी के पास आते हैं। महेश जी मैं बोलिए। ये कहना चाह रहा हूँ, जिस गर्भगृह को ये गर्भगृह बता रहे हैं, हाँ। भगवान श्री कृष्ण का, वहां से गोकुल के किनारे वहां दूर जाकर के वहां से काफी अंतर है। अगर गर्भगृह की बात करते तो वहां बनना चाहिए मंदिर, वहां से काफी हटके दूसरी साइड में बनना चाहिए, वहां से तो काफी अंतर है। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के अगर ये कह रहे हैं इनकी पार्टी बिल्कुल भी कानून में, संविधान में बिलीव नहीं करती, वहां पर जो मामला, वहां पर भी लोगों ने बीजेपी के नेताओं के कहने पर कोर्ट में डाला हुआ है। कोर्ट पे भरोसा करें, आने दीजिए, चुनाव का समय है, कोर्ट जो पे? उनको मुद्दे ठीक, को हम बनाकर कौन सा क्या कब्जा करना करें है? भाई? चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने- ठीक है, एक मिनट। ठीक है। एक मिनट। महेश जी, सुप्रीम लेकिन कोर्ट हमने भी ने सुना था माननीय आपके भी सर्वोच्च नेता कई न्यायालय बार ने- बोल रहे थे कि भाई हम यदुवंशी हैं, तो हम भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाना चाहेंगे, तो आप लोग भी भाई कुछ पहल कर दीजिए, साथ दे दीजिए। वहां पर जो यदुवंशी हैं या पूरे मथुरावासी हैं, हाँ। सभी भगवान और राधा के उसमें रहते हैं, रंग में रहते हैं, उनके प्रेम में रहते हैं। हाँ। और मैं चाहता हूं वहां पर कोई भी मथुरा का नागरिक नहीं चाहता, कृष्ण का भक्त नहीं चाहता, यदुवंशी नहीं चाहता, तो वहाँ क्या बात भारतीय कर रहे जनता हो पार्टी के भगवादारी लोग आप तो वहाँ भाईचारे को ऐसी तोड़ें, बातें भविष्यवाणी कर रहे हो करें। कि ठीक है, नहीं कहता। चलिए ये राजनीतिक बात रही। राहुल लाल जी आपके पास आएंगे, राहुल लाल जी आपके पास आएंगे। देखिए, क्या लगता है कि 2022 में जो चुनावी माहौल बन रहा है, अभी तक बीजेपी विकास के एजेंडे के साथ उतर रही थी, लेकिन अब आखिरी ओवर में ये चेंज जो आ रहा है, इसमें विकास के साथ साथ जो हिंदुत्व का, जो काशी, मथुरा और अयोध्या की बात जोड़ी जा रही है, क्या लगता है कि अब सिर्फ विकास पे भरोसा नहीं है, आस्था और विकास का कॉकटेल काम करेगा? बीजेपी का नया फॉर्मूला है। बीजेपी का नया फार्मूला ना, काफी पुराना फार्मूला रहा। हाँ। क्योंकि देखिए, विकास के अंजनी जी तमाम दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहे, लेकिन अगर उन दावों के अंदर थोड़े भी हम लोग गहराई में जाते हैं, आप कहते हैं कि हमने 9 मेडिकल कॉलेज बना दिए, हमने एम्स बना दिए, सारे दावे करते हैं, लेकिन जब नीति आयोग का रिपोर्ट आता है और जब हेल्थ इंडेक्स जारी होता है, तो उसी केंद्र सरकार के नीति आयोग में उनके सारे हेल्थ के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आप एक तरह से बड़े राज्यों में सबसे आखिरी पायदान पे खड़े हो जाते हैं, तो आपके हेल्थ के सारे दावे 1 मिनट में 0 हो जाते हैं। लेकिन आप उसको नकार तो नहीं सकते ना, जो एम्स बना है, जो मेडिकल कॉलेज 9 बने हैं, तो उसको आप नकार तो नहीं देंगे, वो तो बना है ना भी। नहीं, वो बना है, इसका मतलब है कि अभी पूरे फंक्शन में वो नहीं आ पाए। अगर वो आते तो फिर इस तरह के रिपोर्ट नहीं आते। तो स्पष्ट है कि अभी उसको तो क्या ये जो रिपोर्ट बनती है 3 है, महीने में बनती है क्या, 1-2 महीने बनती है क्या रिपोर्ट? ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक तरह से जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया। क्यों नहीं बनाया जाना विकास के चाहिए? दावे हैं, क्यों वो नहीं विकास बनाना के चाहिए? दावे कमजोर है। सुन लीजिए, देखिए आपके बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, लेकिन बोल लीजिए। अब स्थिति क्या है? देखिए, आपका विकास का दावा जब नहीं चल पाया, आपने पूरा प्रयास कर लिया कि आपने काशी कॉरिडोर को लेकर पूरा हंगामा मचाया, आपको लगा कि भाई उसके कारण से काफी बड़ा जो है कि वो
वोटों का मोबिलाइजेशन होगा, वो भी नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि भाई वहां के तमाम साधु संत बनारस में कहते रह गए कि भाई भगवान शंकर जो है कि वो वैभव के नहीं है, वो वैरागी के भोगी है वो, और आप उसको जबरन वैभव में डालना चाह रहे हैं। ये काशी की स्थितियां बता रहा हूं। तो लेकिन काशी के लोग, चूंकि काशी में भी जाता हूं, काशी के लोग तो काफी खुश हैं कि भाई हम गंगा में नहाएंगे और सीधे भगवान भोले के दर्शन करेंगे। इसमें तो वो काशी के लोग तो काफी खुश है ना, तो आप कैसे उसको नकार सकते हैं? जी हाँ। मैं नकार नहीं रहा हूँ। हाँ। खुद वहाँ के जो पूर्व महंत थे उनका बयान देख लीजिए और वहाँ के साधु संतों की स्थितियां देख लीजिए। हाँ। तो अब दूसरी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। तभी आप देखिए क्रिया पे प्रतिक्रिया तो होगी राहुल जी, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, और हर सिक्के के दो पहलू तो होते ही है ना। मैं कह रहा हूँ कि देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, उस समय वो मामला चला नहीं। अब खुद एक तरह से योगी आदित्यनाथ फिर उसी चीज को लेके आ गए। जब आपको पता है कि जब राम जन्मभूमि के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उसमें एक तरह से 1991 के धर्मस्थल कानून की बड़ी गंभीरता से बात की। एक तरह से यही एकमात्र मामला था जिसमें कि परिवर्तन किया जा रहा है, बाकी अब दूसरे किसी में नहीं होगा। तो आपका 1991 का धर्मस्थल कानून बना हुआ है। आप आजादी के पहले उस समय 1947 में जो स्थितियां है वही स्थितियां रहेंगी। मंदिर वहां पर पहले से ही हम लोग पूजा अर्चना लगातार करते रहते हैं मथुरा में जाके। ऐसे स्थिति में आप फिर उसी मामले में क्यों जा रहे हैं? तो भाजपा ये जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी जवाब दे दीजिए इसका, बड़ा वाजिब पॉइंट उठाया राहुल लाल जी ने। राहुल लाल जी को कुछ क्या कई बार होता है ना कि आप एक ही डायरेक्शन से जब देखते हो तो आपको दूसरा दिशा दिखता ही नहीं है। नहीं वो तो मैं काउंटर कर लेता हूं, आप वो जवाब दीजिए जी। देखिए दूसरा क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने क्या क्या डेवलपमेंट किया। जो 12वें स्थान पर यूपी हुआ करता था सपा के जमाने में अर्थव्यवस्था में, वो दूसरे स्थान पे पहुंच गया। ईज ऑफ वर्किंग में 10वें नंबर पे था यूपी, अब दूसरे नंबर पे आ गया। राहुल लाल जी को विकास तो दिख ही नहीं रहा है। उनको तो हॉस्पिटल भी नहीं दिखाई दे रहे, उनको हॉस्पिटल भी नहीं दिखाई दे रहे, उनको तो राहुल लाल जी को नहीं राहुल लाल जी को मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये आपका विकास है। राहुल जी ये गलत है क्या? राहुल जी ये गलत है क्या? कोरोना की वजह से जो लोग प्रभावित हैं, जिनकी नौकरी चाकरी छूट गई, जो घर पे हैं, उनको मुफ्त राशन दिया है, तो गलत है ये? आप इसको गलत मान रहे हैं? ये गलत है, ये गलत है। पहले भी आप अगर देखिए तो 9 करोड़ तो गरीबी रेखा से नीचे की संख्या नीति आयोग भी मान रहा है। तो गलत नहीं है। आखिर ये जब देश के अंदर राहुल लाल जी आपको एक तरफ तो राहुल लाल जी आप ही कह रहे थे ना कि लोग परेशान है, नौकरी नहीं है, खाने को नहीं, अगर व्यवस्था सरकार कर रही तो आप उस पर भी आपको आपत्ति है? हमें आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आखिर ये स्थितियां कहां से आ गई? आपकी बातों से लग रहा है कि आपको आपत्ति है। आप कह रहे हैं व्यवस्था की बात। शुभेंदु जी आप देख लीजिए कि पहले आप कितने कर्ज में डूबे हुए थे, उत्तर प्रदेश कितना कर्ज में डूबा हुआ था, और अभी आप कर्जा होने दो। आज आपको कर्जा समझ में आ रहा है। सुनिए आज आपको कर्जा समझ में आ रहा है, फिर पेट्रोल की बात करते रहे तो आप कह रहे जीएसटी क्यों ले रहे हो, थोड़ा कर्जे में डूब जाओगे। राहुल लाल जी एक बात करो, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि 1 लाख करोड़ से ज्यादा 1 लाख करोड़ से ज्यादा आप विकास के दावे आपके खोखले साबित हो चुके हैं। और इसी चलिए राहुल लाल जी लगातार एक के बाद एक विकास के काम जो है योगी और मोदी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि विकास के दावे खोखले हैं। आएंगे महेश जी आएंगे और विकास के जो दावे हैं उस पर आपसे चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे कि क्या आपकी बार भगवान श्री कृष्ण बेड़ा पार लगा देंगे बीजेपी का। ब्रेक के बाद के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी बहस इस मुद्दे पे हो रही है कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। बीजेपी अब इस एजेंडे पे काम कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि भाई एक बार फिर से बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। 2022 के पहले ये जो बीजेपी की रणनीति है उसमें विपक्ष को लगता है कि उसने विकास नहीं किया है और इसीलिए एक बार फिर से उसे हिंदुत्व का भरोसा है। अब भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेने की बात कर रही है। जी महेश जी अपनी बात आप पूरी करिए। हालांकि उन्होंने विकास के जो दावे आपने खोखले बताए थे, विकास उन्होंने गिनवाया कि भाई हमने ये विकास किया है, और विकास के साथ साथ अयोध्या में जिस तरीके से लड़ाई उस मुद्दे को उठाया हमने उठाया। अब मथुरा की बारी है। शुभेंदु भाई अभी बता रहे थे कि 51 में से लेकर के जो किया उन्मादी के अलावा किया गया, जनता को जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम किया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। प्रधानमंत्री मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आए थे तो लोगों में भरोसा जगा था कि शायद एक ऐसा नेतृत्व आया है देश में कि देश को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पूरे देश की संस्थाओं को बेचने का काम किया, रेल बेच दिए, जॉब कहाँ से देंगे, जो आपका दूरदर्शन बेच दिया, उसका दूरभाष टेलीफोन बेच दिया, कौन क्या पेट्रोलियम इन्होंने बेच दिया, सारा कुछ तो संस्थाओं को बेचे दे रहे हैं।
उसके बाद भी कहाँ से रोजगार कहाँ से देंगे। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जब अयोध्या जी का अच्छा, जिसको बेचा है वो लोग लेके चले गए क्या? जो जिनको बेचा है, जिसको आप बेचना बोल रहे हो, तो जिसको उन्होंने बेच दिया वो लोग चले गए, मतलब अपना ही चलाएंगे उस पर, मतलब उसमें रोजगार अब नहीं मिलेगा, अब खत्म हो गया सब ना? नहीं, कहाँ, एक बात बताइए, जब से इन्होंने ये किया है तो उसके बाद कहाँ से कितनी वैकेंसियां निकल रही हैं? जो रोजगार लोग आते हैं, बेरोजगार लोग रोजगार के लिए लाठियां मारते हैं, उनको जॉब देने लाठियां दी जाती है। अगर कोई डिपार्टमेंट की अपनी मांग करता है उसके कर्मचारियों के साथ लाठियां बांध देते हैं रोजगार के नाम पर। उसके बाद किसान तो महेश जी, आपको लग रहा है कि इसीलिए ये लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गए हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण को चक्रधारी के साथ अपनी वाइन को नाश करने वाले हैं। अच्छा। 91 से जब इन्होंने उन्माद फैलाया तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब समाजवादी लोग मिलकर के नेताजी मुलायम सिंह, कांशीराम साहब जितने समाजवादी, उन्होंने नारा दिया तो मतलब ये धर्म में बांटते हैं, ये धर्म में बांटते हैं, आप जातियों में बांट देते हैं, आप तो और विकेंद्रीकरण कर देते हैं महेश जी। ये तो धर्म में बांटते हैं, आप तो जातियों में बांट देते हैं, आप तो पूरे समाज को जातियों में बांट दे रहे हैं। हमारी समाजवादी विचारधारा उन महापुरुषों की विचारधारा है जो वो तो देखिए, विचारधारा महापुरुषों की बहुत अच्छी होती है, पूजनीय होती है, लेकिन आपकी क्या है, आपने तो जातियों में पूरा बांट दिया। जो विचारधारा जो तो विभाजन वाली नहीं है, तो दोनों में अंतर क्या? ये धर्म में बांटते हैं, आप जातियों में बांटते हैं, ये धर्म में बांटते हैं, आप जातियों में बांट देते हैं। बात करें तो इस भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि इन्होंने जातियों में इन्होंने बांटा है, हमने बांटा। ये समाजवादी पार्टी तो इसके खिलाफ है, सबको साथ ले। मंडल कौन लेके आया था? बात करती है मंडल की राजनीति करके आज भी आपके मुखिया वही बोल रहे हैं, आज भी आपके मुखिया वही जात की बात कर रहे हैं। महापुरुषों के आंदोलन को पढ़िए, पता चलेगा कि समाजवादी लोग जातिवादी नहीं होते, जाति सांप्रदायिक वाली पार्टी। चलिए, ये नई पार्टी है जो वहां पर ये नई बात आपने बोल दी महेश जी, ये नई बात आपने बोल दी, ये नई बात आपने बोल दी कि समाजवादी जातिवादी नहीं है। ठीक है, इस पे एक रिएक्शन शुभेंदु दे दीजिए, इस पे एक रिएक्शन शुभेंदु जवाब दीजिए, इसके बाद हम चलेंगे हमारे संवाददाता लखनऊ से शेखर भी जुड़ेंगे जी। सुनिए, देखिए, मैं राहुल लाल जी को और महेश आजाद जी को बता देना चाहता हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2 नंबर पे आगे 12वें नंबर से, अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पे आगे 10वें नंबर से। राहुल जी सुन लीजिए, आपने अपना पक्ष रखा। देखिए राहुल जी, मैं बोलता हूँ हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपने अपना पहलू बताया। दूसरा सुन लीजिए, आपने पूरे मेडिकल कॉलेज को नकार दिया, लेकिन है कि बना है ना? अब शुभेंदु जी सुनिए, दोनों पक्ष जनता समझेगी, दोनों पक्ष समझिए। हाँ, और महेश आर्या जी सुन लो, जहां पे 17.5% बेरोजगारी की दर थी वो 4.12 है। अब क्या बात कर रहे हो आप ग्रोथ रेट पे तो बोल दीजिए ना। आपका उस समय जिस समय आपको सत्ता मिली थी उसमें 12% का ग्रोथ रेट मिला था और आपका ग्रोथ रेट 1.95% मिला है। आप सोचिए। अरे देखिए राहुल जी, आपने अपना पक्ष रखा, अब उनको सुनिए, अब आप उनको सुनिए। केवल 20 सेकंड बोलिए। मैं केवल 20 सेकंड बोल रहा हूं, फिर आप बोल लीजिएगा, मैं ध्यान से सुनूंगा जी। उस समय जिस समय आपको सत्ता मिली, उत्तर प्रदेश की जनता को 12% का ग्रोथ रेट मिल रहा था उस समय, और उनकी उम्मीदें थे कि आप उनको 24% का 30% का ग्रोथ रेट दीजिएगा, तभी उन्होंने आपको परसेंट बहुमत दिया डबल इंजन के नाम पे। लेकिन आप जवाब ले लीजिए सर, हमको ब्रेक लेना, जवाब ले लीजिए, ब्रेक लेना, जवाब ले लीजिए। शुभेंदु जवाब दीजिए। जो आपने पहले बेरोजगारी की बात करी और बड़ा चिल्ला कर बोला, आप समझ लीजिए 17.5% थी सपा की सरकार में, अभी 4.12% है, और एक्सप्रेस में चालू हो गए। सुन लीजिए राहुल जी, आप अपना पक्ष रखा, आप उनको सुनिए जी। बोलिए शुभेंदु जी। राहुल जी, आप थोड़ा पढ़ के आया करो। अभी 4 अरे राहुल जी सुनिए, मैं बार बार बोलता हूँ ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू आप रखते हैं, दूसरा पहलू भूल जाते हैं, दूसरा पहलू उनसे जानिए जी। बोलिए शुभेंदु जी। उसके बाद 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने चालू किए, 6 और चालू कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या क्या चीज में बात करोगे? अरे बेरोजगारी बता दी, बेरोजगारी पे आपने क्या किया? नहीं शुभेंदु जी, महेश जी ने पूछा बेरोजगारी पे आपने क्या किया, बेरोजगारी बताइए। बेरोजगारी का बता तो रहा हूँ, आपके जमाने में 17.5% थी, 4 लाख लोगों से ज्यादा हमने रोजगार दिया है। उत्तर प्रदेश में अभी आजादी के बाद का सबसे बड़ा बेरोजगारी है इस समय, और यही कारण है आपके 15 करोड़ लोगों को आपको भोजन पानी देना पड़ रहा है। अगर
आपका बेरोजगारी के आंकड़े कम होते हैं तो 15 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त राशन नहीं देना पड़ता, दोनों में कंट्राडिक्शन है ये। आपने उनकी जेब में पूरी खाली करा दी। मिर्ची क्यों लग रही है? मैं तो खाली ये कह रहा हूँ। चलिए अरे राहुल लाल जी आप दोनों बात बोलते हैं। अभी आप बोलते हैं कि कोरोना ने लोगों की रोजी रोटी छीन ली है, उनके पास खाने को नहीं है, खाने को मिल रहा है तो आप उस पर आपत्ति कर रहे हैं। शेखर हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारा जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनको भी जोड़ते आ रहे आप लोगों के पास। देखिए ये यही चीज मेरे साथ क्या है ना, जब चर्चा होती है दोनों पक्ष में रखता हूं। आप अपना पक्ष रख रहे हैं कि भाई आप जो है 17 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप ही लोग बोल रहे थे कि कोरोना ने लोगों को नौकरी छीन लिया, लोगों के पास खाने को नहीं है, अब खाने को मिल रहा है तो आप कह रहे खाना क्यों मिल रहा है। ठीक है, शेखर आएंगे, आ रहे हैं, शेखर के पास चलते हैं। लखनऊ में हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी शेखर जुड़ रहे हैं। शेखर आ रहे महेश जी आ रहा हूँ आपके पास जी। ठीक है, उसका क्या कारण हुआ? आ रहे महेश जी आ रहा हूँ। हाँ महेश जी मैं आ रहा हूँ। अब शेखर के पास चलते हैं क्योंकि आप लोगों ने कहा था भाई बीजेपी के वैक्सीन है, आप लोग तो वो बात करते हैं। ठीक है, शेखर आपके पास आएंगे। अब देखिए क्या लग रहा है कि अब हम देख रहे हैं कि हर दिन 2-3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री करते हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज उतर पड़े हैं मैदान में। लेकिन एक बार फिर से अयोध्या, काशी, अब मथुरा की बात हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो 22 की जंग होगी उसमें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से होगी, भगवान श्री कृष्ण बेड़ा पार लगाएंगे क्या? और आखिर मथुरा की बात 22 में क्यों की जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए चंद्रशेखर के पास चलेंगे और वहां की जो राजनीति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब महेश आर्य जी देखिए उन्होंने सारी बात कही, अब उन्होंने अपने विकास की भी बात बता दी और उन्होंने बेरोजगारी की भी बात बता दी और अब इसी के साथ साथ वो आस्था को भी लेके चल रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है? नहीं, आस्था के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से भी इनकी संख्या कितनी जो आस्था मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह बिलीव करते हैं भाईचारा तोड़ने में, उन्माद फैलाने में, जो बड़ी अगर जो आस्था की बात करेगा वो भाईचारा बिगाड़ता है। नहीं महेश ये तो नहीं परिवार, जो आस्था की बात करेगा वो, जो आस्था की बात करेगा वो भाईचारा बिगाड़ेगा। आस्था सभी की, भारतीय संविधान में पूरी व्यवस्था सभी की आस्थाओं का बराबर सम्मान करता है भारतीय संविधान। तो ये अपनी आस्था के लिए और दूसरे हम लोग आस्था नहीं है क्या? तो आप अगर मथुरा में, अगर मथुरा के विकास की बात होगी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की बात होगी तो आप लोग उसका विरोध करेंगे? महेश जी देखिए, कोर्ट अगर कोई काम करता है, उन्होंने लोकल लेवल पर पिटीशन लगी हुई है, उस पर क्यों भरोसा नहीं करते? उनका ये आपका पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शेखर, बीजेपी वाले विकास की बात करते हैं, मुख्यमंत्री हर दिन जो है 2-3 जिलों का दौरा करते हैं, तमाम लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि एक बार फिर से उनको अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पे जाना पड़ रहा है? कह रहे हैं भाई काशी और अयोध्या हो गया, अब मथुरा की बारी है। आखिर भगवान कृष्ण के भरोसे इस बार हैं क्या बीजेपी वाले? देखिए ऐसा है कि राम, कृष्ण और शिव इन तीनों का जो संगम है वो उत्तर प्रदेश की ही धरती है और ये देश भी इसी इन तीन की वजह से जाना जाता है, इसकी पहचान है इनसे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 90 के दशक में भी जब जन्मभूमि का आंदोलन चलाया था अयोध्या में, उस समय पर भी उसने ये नारा दिया था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो विश्वनाथ हो गया, अयोध्या हो गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर मथुरा को छोड़ेंगे तो उस पर भी सवाल उठेंगे, अगर नहीं छोड़ेंगे तो उस पर भी सवाल उठेंगे। बड़ी बात यह है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव ने सरकार बनने के बाद कहा कि हम यदुवंशी हैं, हम मथुरा का विकास करेंगे। उन्होंने मथुरा और उसके आसपास का विकास किया भी। गोवर्धन पर्वत जो है, जो परिक्रमा मार्ग है, उन सब जगहों का विकास हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो ऐसा नहीं है कि ये विकास अभी हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग अगर ये कह दें कि अखिलेश यादव ने मथुरा वृंदावन के आसपास विकास के काम नहीं किए तो ये मैं मान सकता हूं। केवल इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने जब यमुना एक्सप्रेसवे बना उससे भी मथुरा वृंदावन का विकास ही हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी है तो वो इस बात को टॉस कर रही है। इन्होंने किया और कहा नहीं, बीजेपी कह रही है और कर रही है। तो ये चूंकि काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है और उसके अलावा अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की स्थिति है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये दोनों साफ आंखों से दिख रहा है। लेकिन जहां तक मथुरा की बात है तो वहां पर कुछ समय पहले आपको याद होगा 6 दिसंबर के आसपास उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था। उस समय पर भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम वहां पर किए गए थे
और दूसरे पक्ष की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही गई थी। तो अब उसके बाद योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ वो ऐसी बात कहेंगे, और खासतौर से जब फर्रुखाबाद में है तो ऐसी बात उन्होंने कही कि मथुरा को हम कैसे भूल जाएंगे। तो इसमें भूलने वाली इसलिए बात नहीं है क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में ये बात हमेशा से रही। ये लामबंद करने की कोशिश हो रही है। हमने देखा जो आपने 6 दिसंबर की जिक्र किया, उस वक्त हिंदू महासभा के लोगों ने कहा था कि हम जाएंगे उस शाही मस्जिद में और वहां पे हम पूजा अर्चना करेंगे और वहां पे आरती करेंगे। इसके बाद से धारा 144 लागू है। तो अगर बीजेपी कही नहीं अब की बारी मथुरा की बारी है, तो ऐसे में जब ये मामला कोर्ट में है तो ये सब बयान दे के क्या लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि वहां 144 धारा लागू हो चुकी है। जो मस्जिद में भी नमाज पढ़ने जाते हैं उनको भी चेक किया जाता है। शिखर, देखिए ये सिलसिला तो चलेगा। जो जहां तक चेकिंग की बात है या जो सुरक्षा उपाय हैं वो प्रदेश सरकार को लेना भी चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए। हाँ। और अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जहां तक आपने धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात कही है, हाँ। तो आप ये मत भूलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का जो आंदोलन था उससे बीजेपी की जो पूरी इमेज थी या जो परसेप्शन था उस पर एक बड़ा डेंट लगा है। बिल्कुल। तो अब सवाल यह है कि उस चीज से ओवरकम कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी। पॉइंट तो है। उसके पास जो मथुरा का मसला है वो एक रह जाता है। और इस बात को वहां पर उन्होंने, अगर मुख्यमंत्री ने ये बात कही है तो इस बात को समझा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों का अब ध्यान भटकाना है। हाँ। भटकाने का सेंस ये है कि उनको उस चीज को भी दिखाना है जो बीजेपी के एजेंडे में है। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं, उनके एजेंडे में है। हाँ। काशी और अयोध्या ये दो चीजें हो गई, तीसरी चीज को उन्होंने लाइमलाइट में ला दिया। हाँ। तो इस बात को समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई सुर्रा छोड़ दिया। नहीं, ये सुर्रा नहीं, वो अगर तो शुभेंदु जी बोल रहे हैं कि ये तो जब है। जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारा एजेंडा है। ठीक है। अच्छा, इसमें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी है, उनका भी यही कहना है कि भाई अब मथुरा की बारी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री जी आए और यहाँ से आप चुनाव लड़ें तो और बेहतर होगा। तो एक बार वो ये भी सुन लेते हैं कि हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा मथुरा के मुद्दे पर। राम जन्मभूमि हो गया है, अभी काशी का भी कितना अच्छा उद्धार हुआ है। अभी मैं कल काशी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ, बुलाया गया है हमें। नेचुरली मथुरा के भी बहुत ही जरूरी है, उसका भी बनता है। आज तक जो नहीं हुआ काफी काम हुआ है। और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूँगी कि हमारे भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। जो है वैसे तो उसका और भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए, वो मान रहे हैं कि मंदिर तो है लेकिन और भव्य होना चाहिए। और एक साथ वो ये भी कह रही हैं कि भाई ये जो इलाका है वो प्रेम, भगवान श्री कृष्ण प्रेम का संदेश देते थे। अब शुभेंदु जी आप ही के पास आएंगे। जो मेरा पहला ही सवाल था कि आप भगवान श्री कृष्ण की नगरी में रहेंगे और वो प्रेम बांटते चलते थे, ऐसे में अगर आप ये कहेंगे नहीं हम उसी जो मस्जिद है वहीं पे मंदिर बनवाएंगे, और अभी हिंदू महासभा के लोगों ने जाके कह दिया कि भाई हम जाके वहां आरती करेंगे, धारा 144 वहां पे लागू है, तनाव वहां फैलना शुरू हो गया, तो क्या चाहते हैं आप लोग चुनाव से पहले ये धार्मिक उन्माद फैलाना? शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं कहा हाँ कि वो मंदिर आज से बनाना चालू कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा हमारा संघर्ष चालू है। हाँ। आसपास का पूरा एरिया डेवलप करेंगे और तब तक कोर्ट इस पर डिसीजन दे। जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी वहां नहीं करने वाली है उस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड प्लेस पर। अगल बगल और बाकी सब जगह को जहां पे जन्म हुआ है उसको तो डेवलप कर सकती है। करिए ना, उसको करिए। हाँ, तो वहां उसको करने में लग रही है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, अरे आप दुखी हो जाते हो। अरे राहुल जी उनको बोलने दीजिए। राहुल जी देखिए, स्वागत ही कर रहा हूँ, आपके बात का स्वागत ही कर अच्छा रहा हूँ। नहीं, अपनी बारे में स्वागत करिएगा। एक बार पहले उनको बोलने दीजिए, फिर आप अच्छे से स्वागत करिएगा आरती लेके। जी अब बोलिए शुभेंदु जी। जो उन्होंने जो सद्भावना की बात कही है, अच्छा, ये लोग भूल गए हैं, सपा के लोग और मायावती की सरकार के लोग, कि भारत उत्तर प्रदेश में कितने दंगे होते थे और इस 5 सालों में कितने दंगे हुए हैं। लगभग 0 आ गया। कोई धर्म आपस में लड़ नहीं रहा है। झूठ बोलिएगा, इतना बड़ा झूठ बोलिएगा कि हमें बीच में बोलना पड़ेगा। आ रहा हूँ। राहुल जी अपने बारे में बोलिएगा। राहुल जी अपने बारे में बोलिए। उन्होंने सपा से सवाल पूछा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी जवाब दीजिएगा। अभी नहीं तो आप दंगों की लिस्ट पूरा जारी कर दिएगा। राहुल जी अभी आपके पास में आऊंगा तो आप दंगों की लिस्ट जारी करिएगा। जी हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में छिटपुट कुछ घटनाएं हुई, पर आप देखिए 2013 में
जब मुजफ्फरनगर में हिंदू और जाट और मुस्लिम के बीच में कितना बड़ा संघर्ष हुआ था, और ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, सहारनपुर में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में तुरंत बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी में फिर आप बोलने लगे नहीं आता क्या? सुनिए महेश जी सुन लीजिए, महेश जी सुन लीजिए, महेश जी सुन लीजिए, इसके बाद आप अपने बारे में जवाब दीजिएगा। जी बोलिए शुभेंदु जी। कह रहा हूं कि भारत में उत्तर प्रदेश में और भारत और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आने के कारण सब दंगे खत्म हो गए, और यहाँ तक भी कश्मीर में पत्थर मारने वाले भाग गए। अरे आप कश्मीर पे और बात आप कीजिए जो ना, पहले जिंदा यूपी पे में ही अभी रह भी जाइए। हो, अरे राहुल लाल जी आपसे क्यों नहीं उठते अरे हो भाई आप? सुन तो लीजिए, आप देखिए, आपको बहुत लंबा समय तक अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं, अब शुभेंदु जी, राहुल लाल जी को आपत्ति है कि भाई आपने जो है दंगे रोक दिए हैं। राहुल लाल जी अब आप गिनाइए कि यूपी में योगी सरकार में कितने दंगे हुए, गिनवाइए आप। 2017 में एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार नहीं, आप दंगे गिनवाइए, कितने दंगे हुए आप। मैं सुन तो लीजिए, हाँ। मैं अरे भाई दंगे के आंकड़े पूरे दर्ज है। लगभग 2017 में 9000 दंगे, लगभग 2018 में कौन से वही दंगे? 19 थोड़ा दो चार दंगों का जिक्र कर दीजिए यहाँ पे। राहुल लाल जी 2-4 दंगों का जिक्र कर दीजिए। ये एनसीआरबी के आंकड़ों को खारिज कर अरे सकते हैं क्या? भाई मैं बता देखिए, दे रहा हूं। अरे अब जैसे उन्होंने बता दिया मुजफ्फरनगर दंगा, आप ऐसे 2-4 दंगे आप भी बता दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, हाँ, बताइए। पिछले साल 5 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी का ही बयान है कि कम से कम पिछले 6 महीने में दंगों की 100 घटनाएं घटी। अरे 1-2 दंगों का याद ये हो सकता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आप 1-2 दंगा गिना लीजिए ना। मैं तो पूरा आंकड़ा ही दे रहा हूँ। अरे 2 बड़े दंगे जिनका नाम आप बता दीजिए। शुभेंदु जी खारिज करते हैं उसको। अरे हम आप सवाल देखिए, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, 2 दंगे आप गिनवाइए जो हिंदू मुस्लिम दंगा योगी सरकार में हुआ। एनसीआरबी में इतने भारी संख्या में अरे सर हम वही आंकड़ा इतने 2000 आंकड़े, हम सिर्फ 2 आंकड़े पूछ रहे हैं सर। 2 आंकड़े गिनवाइए जो अभी बड़े दंगे हुए हैं 2017 से 2021 के बीच। देखिए दंगों को बड़े और छोटे में बांटना ही। आप बताइए 2 दंगे बताइए। आप 2000 की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ 2 दंगे पूछ रहा हूं, 2 दंगे बताइए। वो 2 दंगे बता दीजिए जो फिलहाल सुर्खियों में थे, 2 दंगे सुर्खियों में रहे या ना रहे, आखिर ये एनसीआरबी में कैसे दर्ज हुए? तब फिर उसका बताइए। तुरंत कौन देगा? अब आपको जवाब ही नहीं दे रहा हूं जी। 9,000 के आसपास दर्ज हो रहे हैं। और मैं बता दे रहा हूँ, जो आप सही बोल रहे हैं, 2020 में आपके यहाँ पे दंगे नहीं हुए, तो आप बोलिए कि 2020 में दंगे नहीं हुए, लेकिन 17, 18 और 20 के दंगों को तो मानना पड़ेगा ना आपको। अरे सर राहुल लाल जी, कोई 2 दंगे, 2 ऐसे दंगे बता दीजिए जो सुर्खियों में हो। यहाँ पे मजाक कर 2 दंगे ऐसे बता दीजिए आप। देखिए जब केवल 2-3 दंगे हो तो नाम लिए जाते हैं, लेकिन जब दंगों की संख्या हजारों में हो तो फिर नाम की जरूरत अरे तो हम तो 2 ही पूछ रहे हैं, आप हजारों को गिनवा रहे हैं, हम सिर्फ 2 पूछ रहे हैं। हो सकता है हमारे और शुभेंदु जी को, महेश जी को न याद हो, शेखर भाई को न याद हो, आप 2 दंगे गिना दीजिए कि यूपी में ये दंगे हुए थे। मैं पूछ रहा हूँ, तब फिर अगर वो दंगे नहीं हुए तो एनसीआरबी के आंकड़ों में अरे कैसे दर्ज हुए? राहुल जी 2 दंगे वो बता रहे हैं ना, मुजफ्फरनगर का दंगा, तमाम दंगे बता रहे हैं, और कैराना में कैसे प्लान हो बता रहे हैं ना, आप भी ऐसे 2 बता दीजिए। चलिए कैराना का प्लान का भी कहानी बता देता हूँ। नहीं कहानी मत बताइए, 2 दंगे बताइए, कहानी नहीं, कहानी से हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है हमारे पास टाइम, देखिए राहुल भाई हमने आपको 5 मिनट टाइम दिया, 5 मिनट टाइम दिया, आप नहीं बता पाए। 20 सेकंड हाँ, नहीं बता पाए आप। 346 परिवारों का प्लान का दावा बीजेपी के 2 दंगे बताइए आप राहुल भाई, 2 दंगे आप बताइए, 2 दंगे गिना दीजिए आप। ठीक है 2 दंगे गिनाइए आप, मेरठ से 2 दंगे गिनाइए आप। ठीक है आप अभी चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है महेश जी आपके पास है। आप ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं भाई दंगा मुक्त रहा है, तो राहुल लाल जी कह रहे हैं, लेकिन हालांकि वो भी 2 बड़े दंगे गिनवा नहीं पाए। आपके अगर मैं तो 9,000 का संख्या नहीं, आप सिर्फ 2 बता नहीं पाए राहुल भाई। आपका बहुत ठीक बड़ा है नेशनल चैनल है जी, तो आप तो ये देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपका चैनल स्थापित भी यही, आप भी बिल्कुल पत्रकारिता कर रहे हैं सर। आप अपना पक्ष रखिए, आप मुख्यमंत्री को काउंटर करिए, काउंटर करिए सर। परिभाषा होती है, खाली हिंदू मुस्लिम को ही दंगा मानते हैं। जब जातीय दंगे हुए कितने, सहारनपुर में सरकार की शपथ लेते ही सहारनपुर में दलितों के साथ दंगे हुए, उनको आप दंगा नहीं मानते क्या? और ये यहाँ पर जो हाथरस में बहन बेटी के साथ उसके अत्याचार हुआ, वो दंगा की अभी नहीं मानते क्या? वो दंगा देखिए सर, वो सारी चीजें हैं। अभी आप क्या कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की भावना भड़काने की बात कर रहे थे, वो सवाल था कि उसमें कितने दंगे हुए? दलितों के उत्पीड़न को भी दंगे की श्रेणी में लेते हैं, पिछड़ों की उत्पीड़न को भी दंगे की श्रेणी में कुछ भी ले लो। चाहिए। हिंदू मुस्लिम को भी दंगा नहीं होता,
आर्या जी सांप्रदायिक दंगों में भी उत्तर प्रदेश देखिए, नंबर 1 है। वो देखिए दंगे जिन दंगों की बात आप लोग कर रहे थे ना, देखिए बेरोजगार अभी महेश जी देखिए जिन दंगों की बात आप कर रहे थे ना कि अगर आप अयोध्या, काशी, मथुरा करेंगे तो धार्मिक भावना भड़केंगी, वही तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई दंगा नहीं हुआ। और जहां तक आप सहारनपुर और भावनाएं तो देखिए खाली धार्मिक भावनाएं नहीं होती, हाँ। ये भावनाएं भी हैं। अगर किसी इंसान को ठीक है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है, लगातार इस पर सवाल उठते रहे। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, लगातार कानून व्यवस्था पे योगी सरकार घिर रही है। ये देखिए कानून व्यवस्था का मुद्दा, इस पे योगी सरकार घिर रही है। ठीक है, शेखर कुछ बोलना चाह रहे थे, आ रहे हैं शेखर भाई कुछ बोल रहे थे। शेखर भाई बोलिए। शेखर भाई बिल्कुल अंजनी, मैं ये बताना चाह रहा था कि आज जो हमारी चर्चा हो रही है, हाँ। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर हो रही है। और जाहिर सी बात है कि जो हमारे राजनीतिक साथी होते हैं वो इतने चतुर होते हैं कि मुद्दा कहीं से कहीं लेके चले जाते हैं। मैं वापस उसी मुद्दे पे लेकर आता हूँ, थोड़ा आपका साथ देता हूँ। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मसला है उसको समझना पड़ेगा। ये केशव कटरा मल्लपुरा का इलाका है और जहां पर ईदगाह बनी हुई है वो औरंगजेब के समय पे उसको तुड़वा करके ईदगाह बनी थी और दरअसल उस जगह पर कंस का जेल हुआ करता था। हाँ। इसके इतिहास में साक्ष्य हैं। अच्छा। तो अब मसला ये फंसता है कि जो कंस का जेल था, कृष्ण का जन्म तो जेल के अंदर हुआ था, ये सबको पता है। तो जन्म स्थान गर्भगृह हुआ वो ईदगाह। अब सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम मथुरा वृंदावन का विकास कराएंगे, मथुरा का विकास कराएंगे, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, वो कैसे होगा? तो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? एक तो जैसे अयोध्या में जो डिस्प्यूट चला, सिविल डिस्प्यूट था, जमीन का मसला था, वो जमीन रामलला के पक्ष में गई और अब वहां पर मंदिर बन रहा है। दूसरा है जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहां पर भी क्या है कि नंदी का मुंह ढांचे की तरफ है। तो ये सबको पता है कि नंदी का मुंह उधरी होगा जहां शिवलिंग होगा। तो शिवलिंग लेकर के महंत जी कूद गए थे ज्ञानव्यापी कूप में। हाँ। तो अभी क्या है, उस कॉरिडोर को इन्होंने बड़ा किया। वो 5 लाख स्क्वायर फुट का पूरा इलाका इन्होंने डेवलप किया और जो ढांचा था वो पुड़िया बन गया। इसी तरीके से मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल है उस पूरे कॉरिडोर को बीजेपी डेवलप करेगी। वहां पर जमीन का एक्वायर किया जाएगा, लोगों को विस्थापित किया जाएगा और इसके बाद उस जगह पर एक भव्य कॉरिडोर बनेगा। जाहिर सी बात है कि जो कृष्ण जो कंस की जेल हुआ करती थी या मौजूदा समय पर जो ढांचा वहां पर खड़ा है वो पुड़िया बन जाएगा। मामला जब तो अब सवाल इस बात का है कि पूरा मामला कोर्ट में है, तो फिर ये अभी जो कोर्ट का मसला है वो भी मैं बता देता हूं, सुनिए। हाँ। अंजनी, कोर्ट का जो मसला है 1991 में जब अयोध्या में वो ढांचा गिरा था, उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में 1991 वर्शिप प्लेस एक्ट एक पास किया गया था। उसमें यह है कि 1947 की जो यथा स्थिति है, केवल अयोध्या राम जन्मभूमि को छोड़ करके देश में जहां जो पूजा स्थल जैसा बना है वो उसी स्थिति में रहेगा। ये सबको पता है, संसद से पास हुआ एक कानून है। तो ये अब क्या है कि ये बना, उसको या तो वो कानून वापस होगा, हाँ। या तो वो कानून वापस होगा, उसमें अमेंड होगा, हाँ। या फिर दूसरा कोई ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा जो अयोध्या में हुआ था जी, तो जैसे काशी में हुआ है उसकी एक प्रतिछाया आपको मथुरा में देखने को मिलेगी। अयोध्या रिपीट नहीं होगा। इसको राहुल जी ने भी कहा था। हाँ, राहुल जी ने कहा था। शुभेंदु जी अब बताइए, राहुल जी ने यही बात कही, शेखर भाई भी यही कह रहे हैं कि भाई 1947 में जब कह दिया गया कि अयोध्या के बाद जो भी धार्मिक स्थल यथास्थिति वो बनी रहेगी, तो आप ऐसे में कैसे अब की बारी मथुरा की बारी कर रहे हैं? क्या करेंगे? मतलब के डिसीजन में भी ये बात को अंकित किया गया है, उसमें हाँ, जी पॉइंट है महेश जी, पॉइंट है। तो कैसे शुभेंदु जी, कैसे आप लोग ये हवा में तीर चला रहे हैं? पहला चीज है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां पर ये मस्जिद बनी है, मंदिर के ऊपर जो गर्भगृह के ऊपर बनाई गई है, उसको छोड़ के और कोई तो डिस्प्यूट नहीं है। हम पूरे एरिया को इतना बढ़िया डेवलप कर देंगे जैसे काशी में डेवलप किया है कि अपने आप ये जो छोटी सी जगह मस्जिद है अपने आप इतनी छोटी हो जाएगी। तो करिए ना, आप उसको 5 साल समय करिए। किसने रोका था आपको? वही तो कर रहे हैं सर, यही मुख्य सवाल है। ये दावे कर रहे हैं, अरे विकास के दावे फेल होने के बाद अब आता है इस दावे के ऊपर। नहीं चाहते। मैंने पूछ लिया जी, राहुल जी मैंने पूछ लिया उनसे। हाँ, मैंने पूछ लिया 5 साल वापस भी नहीं ले सकते। हाँ। आप अगर उसको वापस लेंगे वो संविधान के आधारभूत स्ट्रक्चर में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े संविधान पीठ ने भी कहा दिया। राहुल लाल जी, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैं तो यही कह रहा हूँ, एक तो पूरा डेवलप करेंगे। दूसरा देखिए, ये मुद्दा चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त एक महामारी
ने पूरे देश को परेशान कर रखा है। ऐसे में दिल्ली में क्या हालात है, उससे निपटने की तैयारी है। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री को सुनते हैं। डीडीएमए की मीटिंग हुई थी, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। क्योंकि एडमिशन्स बहुत कम है अभी तक, एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, एक्सपीरियंस भी ये कह रहा है, जिन देशों में ओमिक्रॉन आया है वहाँ का एक्सपीरियंस भी कह रहा है कि ये बहुत ही माइल्ड है एज़ कम्पेयर टू जो पुराना वेरिएंट थे, डेल्टा था या जो भी थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन थी, डेथ भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कल 923 केस आए पर डेथ एक भी नहीं थी। हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ 200 लोग हैं, 200 में से 115 सिर्फ वो लोग हैं जिनको एहतियात के तौर पर रखा गया है, मतलब कोई सिम्टम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिल्ली के तो सिर्फ 102 पेशेंट हैं जिसमें से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी हैं, तो मतलब बहुत ही कम एडमिशन है। पहले जब ये स्टेज होती थी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एडमिट होते थे। तो यानी कि ग्रैब के हिसाब से अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है तो जो पाबंदियां लगनी चाहिए थी वो नहीं लगेंगी। नहीं, स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। देश के अंदर सिर्फ दिल्ली है जिसने सारे मेजर्स लिए हैं। देखो, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, जिम बंद हैं, स्पा बंद हैं, काफ़ी सारी चीज़ें तो फुल्ली बंद हैं। दुकानें अल्टरनेट हैं, मॉल्स में अल्टरनेट खुलेगा। मेट्रो के अंदर सिटिंग का 50% है, स्टैंडिंग अलाउड नहीं है। बसेस के अंदर 50% सिटिंग का स्टैंडिंग अलाउड नहीं है। तो बहुत मेजर रेस्ट्रिक्शंस तो लगा दी गई हैं। जैसे शादियों के अंदर सिर्फ 20 लोग अलाउड हैं, फुनरल के अंदर सिर्फ 20 लोग अलाउड हैं, तो गैदरिंग्स बंद कर दी गई हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस तो बहुत बड़े स्केल पे लगा दी गई हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा लगाई गई, परंतु इट इज़ बेटर टू बी प्रिकॉशंस। मतलब हम लोग चाहते हैं कि कल को ऐसा ना हो कि भाई हमने पाबंदियाँ लगाते तो शायद अच्छा रहता, पर किसी भी पाबंदी को लगाने का असर 7 या 8 दिन के बाद आना स्टार्ट होता है। मतलब इसमें आप पुराना एक्सपीरियंस ये बताता है, जब लॉकडाउन भी हुआ था तो उसका असर 7 दिन के बाद आया था। सर, नॉर्मल चीज है कि ग्रैब के हिसाब से अब आगे पॉजिटिव रेट बढ़ने के बाद पाबंदी और बढ़ेगी या डीडीएमए की बैठक में ही फैसला होगा? नहीं, दोबारा बैठक होगी तब फैसला होगा। पाबंदी ग्रैब के हिसाब से ही आप लागू करेंगे? ग्रैब के हिसाब से लागू कर दी गई है स्टेज 1। सर, क्या तीसरे लहर की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है, ये कहा जा सकता है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं? ऐसा लगता है कि पूरे देश में ही केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग पिछले हफ्ते में जैसे पूरे देश में डबल हुए, बॉम्बे में और दिल्ली में, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सारी जगह ही बढ़ रहे हैं। सर, जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और जो एक तरह से आइसोलेट करने की आप लोगों की दूसरी कोरोना लहर के दौरान रणनीति रही थी, उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? अभी भी चल रहा है। जो भी पॉजिटिव मिलता है उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जाता है, उनको आइसोलेट किया जाता है। वो बिल्कुल टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग सारा काम चल रहा है। सर, क्योंकि आपने एक्सपर्ट से भी बात की होगी, यही सवाल है कि क्या ये मान के चले कि तीसरी लहर की शुरुआत है और आलम जो फरवरी तक एक्सपर्ट बता रहे थे पीक पर रहेगा स्थिति? देखिए, पूरी दुनिया में ही है। आज का अगर देखें, फ्रांस के अंदर 2 लाख से ज़्यादा केस आए हैं, अमेरिका में 5 लाख के करीब केस आए हैं, जबकि हिस्टोरिकली कभी इतने केस अमेरिका में नहीं आए। तो 15 लाख से ज़्यादा केस पूरे दुनिया में एक दिन में आए हैं, तो इस हिस्टोरिकली से ज़्यादा केस कभी नहीं आए। अभी तक जो तो मतलब ऐसा लगता है कि नंबर्स तो काफ़ी बढ़ रहा है, पर दूसरी चीज़ भी साथ साथ संतोष की बात यह है कि इसकी जो बीमारी है बहुत सीवियर नहीं है। जैसे सबसे ज़्यादा पहले तो ये साउथ अफ्रीका से फैला था, तो साउथ अफ्रीका के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा थे, सीवियरिटी बहुत कम थी। सर, कल जो दिखा 86% की एक दिन में बढ़ोतरी थी, अभी तक ये किसी भी दिन में दिखा नहीं था दूसरी कोरोना लहर में। तो ये माना जाए कि तीसरी लहर आ चुकी है दिल्ली में? देखिए, मैंने पहले बताया ना, ये जो इन्फेक्शन है ओमिक्रॉन है, बहुत तेज़ी से फैलता है। पहले वाले के मुकाबले इसकी फैलने की दर बहुत ज़्यादा है। बट दूसरा ये है कि इसकी जो सीवियरिटी है बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। देखो, कल 923 लोग एडमिट, 923 लोग पॉजिटिव आए, परंतु डेथ 0 है। उसी तरह देखो, दिल्ली के अंदर आज जो लोग हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस इस टाइम पर हैं 2000 से ऊपर हैं, परंतु एडमिशन दिल्ली के जो लोग हैं उनका सिर्फ 100 है। तो दैट इज कुल अभी तक कितने मामलों में कितने ऑक्सीजन और आईसीयू में गए? तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो नंबर ज्यादा आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं मामले, वो हमारे यहाँ टेस्टिंग सबसे ज्यादा होती है और उसको लेकर सरकार तमाम जो सहूलियत है वो बरत रही है। चाहे वो ऑडिबल की बात हो या फिर जो स्पा है, मॉल है, सिनेमा घर है, उनको 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। तमाम सहूलियत बढ़ती जा रही है। दोबारा अपने चर्चा पे लौटते हैं और महेश जी आपके पास आएंगे, क्योंकि देखिए अब चुनाव सर पे है, कभी भी ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने विकास के साथ साथ जो उनका पुराना ब्रह्मास्त्र है यानी हिंदुत्व वाला कार्ड खेल दिया है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास इसका कार्ड क्या है? कि कार्ड ये है कि हमने जो विकास के काम किए हैं, हमने किसानों को मुफ्त में सिंचाई, उनकी मुफ्त में बोरिंग लगवाई,
खाद पानी की व्यवस्था करवाई, किसानों को खुशहाल किया, उनकी मंडी समितियों की मंडियां बनवाई भी, मंडियों में व्यवस्था किया, ये हमने किसानों के लिए किया, बेरोजगारों को रोजगार दिया, हमारे डेवलपमेंट के इतने काम किए, गिनाने के लिए बहुत है। अभी जब उत्तर प्रदेश में जब 2017 में चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़े समाज के नेता को चेहरा बना के चुनाव लड़ा उसके नाम पर। अगर योगी इतने उपयोगी थे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ते। उसके बाद जो कुर्सी दूसरे की उड़ के थमा दिया। अभी क्या हुआ, पूरे 5 साल तक नाम जो है दूसरी सरकारों के नाम गिनाते रहे, उनके फीता काटते रहे, उद्घाटन करते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं किया, नामकरण किया। अब जब लगा कि पूरी तरह जनता में फ्लॉप हो चुकी, इनकी जमीन खिसकने वाली है और इनको फिर से उत्तर प्रदेश जनता खरीदने वाली है, तो फिर सीधा सीधा इलेक्शन को अखिलेश वर्सेस मोदी कर दिया। मोदी जी को आने क्या जरूरत है? मोदी जी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी तो पूरे देश में अपना करें, पूरा उन्होंने फोकस यहाँ करके अखिलेश वर्सेस वो कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता इस चक्कर में जहाँ से फंसने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ, तो इसका काट क्या है? ये जो हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र काट क्या है? विकास देख रहे हैं कि नहीं, जो महेश जी, हमारा विजय महेश जी, चल रहा है, क्या ये जो हिंदुत्व पूरे काट आप प्रदेश विकास में लेंगे? जनता उनके साथ खड़ी है। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। नहीं, वो अच्छी बात है और कि वो हर 22 पार्टी में- के लोग कहते हैं भाई, वो भी कर रहे हैं, योगी देखना चाहते हैं। आपके पास काट क्या है? आप हिंदुत्व का जो काट का विकास के मुद्दे से जाएंगे, क्योंकि आपकी इसके पहले डिबेट में मैंने बात किया था, उन्होंने कहा कि देखिए, विकास के मुद्दे पे आप समाजवादी चुनाव लड़ते पार्टी हैं, लेकिन आप हार समाजवादी गए। आंदोलन के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी जो पार्टी की बुनियाद है समाजवादी मूवमेंट के ऊपर टिकी हुई है, अच्छा। जिसमें तमाम महापुरुषों का वो जीवन लगा है, उनका मूवमेंट है। तो ये तोड़ने की बात करेंगे, हम लोगों को जोड़ने की बात करेंगे। चलिए, अच्छी ये बात है। बेरोजगार करेंगे, ठीक है। हम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये विनाश करेंगे, हम विकास के रास्ता पाएंगे। नहीं, ठीक हम है, विकास ठीक की है गंगा सर, पाएंगे। देखिए बहुत अच्छी और बात आप वोट कर रहे हैं। के आधार पर विकास, इनका विकास, विरोध करेंगे, रोजगार, मुकाबला करेंगे। विकास, रोजगार, ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए। लेकिन विपक्ष में आने के बाद याद आता है, अब राहुल लाल जी आपके पास वही सवाल मेरा रहेगा कि ये जो अब आपको क्या, आपने भी गिनवा दिया, क्या लगता है कि विकास के साथ साथ जो आस्था का एक कॉकटेल लेके चल रहे हैं, क्या उनको लगता है कि जो शेखर भाई ने इशारा किया था, पश्चिमी यूपी में किसानों की जो नाराजगी एक बड़ा फैक्टर है और इस वजह से इनको मजबूरी में अपने इस ब्रह्मास्त्र को साधना पड़ रहा है, उतारना पड़ रहा है मैदान में? राहुल जी, काफी गंभीर सवाल है अंजनी जी। आप यही कारण है कि क्योंकि देखिए वहां पे अगर हम लोगों ने देखा किसान आंदोलन ने एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व भाईचारा उत्पन्न कर दिया। अल्लाह अकबर के साथ साथ जो है कि हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। तो उस पूरे चीज को तोड़ने के लिए, क्योंकि देखिए अब तो उस समय में 1 जनवरी 2022 आ जाएगा, तो क्या किसानों की आय 1 जनवरी 2022 पर डबल हो जाएगी? वैसे होने की कोई संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि अशोक दलवाई कमेटी ने उसके लिए खुद नीति आयोग ने माना था कि 12% का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होना चाहिए और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3.5 से 4% पे रुकी हुई रह जाती है। तो उन सब चीजों के ऊपर ध्यान भटकाने के लिए फिर से एक तरह से वोटों का विभाजन करने के लिए ये एक तरह से धार्मिक मुद्दों को लेके आ रहा है। लेकिन मैं बता दूं अंजनी जी कि ये मुद्दे चलेंगे नहीं। आप जब कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, अरे क्यों हिंदुत्व और हिंदू धर्म हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में ही खतरे में आती है? तब तो सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आप 5 साल से उत्तर प्रदेश में, 8 साल से आप केंद्र की राजनीति में, अभी उन्होंने खतरा नहीं बोला, अभी वो कह रहे हैं विकास करेंगे, मस्जिद मंदिरों का विकास करेंगे। नहीं, वो एक तरह से उसका पीछे का छुपा हुआ संकेत वही होता है। देखिए राजनीति में आखिरी पड़ाव में आ गए सर जी। शुभेंदु जी जवाब दीजिए महेश जी और राहुल लाल जी की बातों का। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है, सुनिए, हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है और सपा के लोग सावन के अंधे, इनको केवल हरा हरा दिखता है और फिर जिन्ना दिखने लगता है और इनको ऊपर लाल टोपी लगाते हैं। यदि लाल को और हरा को मिलाओगे तो केसरिया बन जाता है। जिन्ना के लोग तो आप रिश्तेदार होते हैं, आप तो बिरयानी खाने के लिए चले जाते हो। तो लीजिए, मेरी बात तो सुनेंगी आपने, तो बोलिए, मेरी बात तो सुनिए। आप बोलिए, हमारे पास समय नहीं सर, 10 सेकंड हमको वाइंड अप करना है जी। मैंने तो यही कहा कि जब हरे को लाल में मिलाओगे तो केसरिया बन जाएगा। मुसलमानों का मामला है, इस देश का जनता ने अस्वीकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बची है। यहाँ पर गरीबों की बात, किसानों की बात करिए, तब आपकी बात सुनिए। झूठा पुलंदा नहीं चलने वाला है। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता, चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रख दी, आप लोगों ने अपनी बात रखी। हमारे पास समय इतना ही है, हमारे पास समय इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुभेंदु जी आपका, महेश जी आपका, राहुल जी आपका और शेखर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, जिन्ना हो, राम हो, शिव हो, कृष्ण हो, ये लोग चुनाव में आएंगे, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि रोजगार, विकास,
ये बहुत जरूरी है और हमको आपको जो चयन करना है बड़ा सोच समझ के करना है। नमस्कार।